Assalamu alaikum. My name is Neelam. Today we discuss another chapter of class 10th, that is coordination and control. In this chapter we discuss about the different type of coordination: human nervous system, receptors in human, endocrine system, and disorders of nervous system. First we discuss the introduction of the chapter, that is the tissues and the organs in the bodies of multicellular organisms do not work independently of each other. Multicellular organisms are those organisms which consist of millions of cells. So in this organism, different tissues and organs work together and they are dependent on each other and they do not work independently. They work together performing their many tasks as the need of the whole body. अब इससे वो ये बता रहे हैं कि ये जितने भी आपकी बॉडी के अंदर मसल्स या ऑर्गन हैं या जो मिल के मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ये तमाम ऑर्गन एक दूसरे के साथ मिल के परफॉर्म करते हैं और मुख्तलिफ काम या टास्क परफॉर्म करते हैं. This means that these activities are coordinated. Coordination also enables the organism to respond to happenings in the world around it. और इसके अलावा कोऑर्डिनेशन जो है वो आपको इस काबिल भी बनाती है कि आपकी सराउंडिंग में आपके इर्द गिर्द किसी भी तरह का जो चेंज आता है आप उस चेंज को अडॉप्ट कर सकते हैं थ्रू दिस कोऑर्डिनेशन. One familiar example of coordination is the way in which muscles work together during movement. अब आपके पास एक एग्जांपल है जो कि बहुत फेमिलियर है, जो आप अपनी डेली लाइफ में या रूटीन लाइफ में जो है परफॉर्म करते हुए हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि जब आप क्रिकेट मैच खेलते हैं या बाज़ दफ़ा आप रनिंग करते हैं या आप जो है वो वॉक पे जाते हैं, उस दौरान क्या करते हैं कि हम या जितना रन करते हैं उस दौरान आपकी जो लेग्स हैं, आपके बाजू हैं और आपकी बैक के मसल जो हैं वो तमाम के तमाम मसल एक दूसरे के साथ मिलकर जो है वो मूव करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इस नर्वस सिस्टम यूजेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिज सेंस ऑर्गन. और इस तरह आपकी जो नर्वस सिस्टम है वो आपके मुख्तलिफ सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और रिसीव करके आपके मुख्तलिफ ऑर्गन्स को या आपके मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम को एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करता है ताकि आप अपना फंक्शन जो है वो perfectly perform कर सकें. Due to this coordination, the muscles contract in the correct sequence, power, and the length of the time. But that is not all. Such activities involve many other kind of coordination. इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जैसे आप रनिंग करते हैं उस वक्त आपके मुख्तलिफ मसल जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिल के कोलैबोरेट करके जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एट द परफेक्ट टाइमिंग आपको मूवमेंट शो करते हैं. लेकिन इसके साथ साथ इन मसल्स के अलावा आपकी बॉडी के जो मुख्तलिफ सिस्टम है वो भी इसके साथ कोलैबोरेट करते हैं या कोऑर्डिनेट करते हैं, जिसमें आपका ब्रीदिंग सिस्टम आ जाता है और आपका सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाता है. और ये भी सिस्टम आपका नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है कि जब आप ज़्यादा रनिंग करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो कैटाबॉलिक रिएक्शन होगा, जिसके नतीजे में ग्लूकोज जो है वो ब्रोकन डाउन होगी और आपकी बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगी. अब उस एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए आपका जो ब्रेन है, हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था कि आपके ब्रेन का जो स्पाइनल को लास्ट पार्ट है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, वहाँ पे आपका रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट होता है जो कि ब्लड के अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को सेंस करता है और उसके बाद आपकी लंग्स को मैसेज सेंड करता है कि वो ब्रीदिंग रेट को या आपकी रेस्पिरेशन को इंक्रीज़ कर दे. इस तरह जब आप रनिंग करते हैं या आप कोई भी गेम खेलते हैं उस वक्त आपकी जब मसल्स मूव करते हैं तो उसके साथ साथ आपकी बॉडी के मुख्तलिफ और ऑर्गन्स सिस्टम जो है उनकी एडजस्टमेंट भी की जाती है ताकि आपकी बॉडी जो है वो परफेक्टली परफॉर्म कर सके. अब ये होता कैसे है, हाउ डज़ इट हैपन, ये कैसे होगा? लाइफ एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड. तमाम की तमाम जितनी भी आपकी लाइफ एक्टिविटीज़ हैं, हमने स्टार्ट में बात की थी कि जो यूनिट या सेक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं दे बेस्ड ऑन लाइफ एक्टिविटीज़, जिसमें हमने फर्स्ट किया गैसियस एक्सचेंज, सेकंड हमने किया होम्योस्टेसिस एंड थर्ड हम उसमें कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल. तो आपकी बॉडी एक यूनिट के तौर पे मुकम्मल एक यूनिट के तौर पे परफॉर्म कर रही है क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ सारे सिस्टम्स हैं जो कि हर चीज़ को अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बॉडी जो है वो परफॉर्म करते हैं और आप एज अ होल जो है वो ऑर्गेनिज्म वर्क करते हैं. अब इस तरह
तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपकी कंट्रोल होती हैं और कोऑर्डिनेटेड होती हैं, वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती हैं और एक हार्मनी या मुताबिकत के साथ जो है आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपरली फंक्शन करती है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन की। तो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट इज़ द नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड सेकेंड इज़ द chemical coordination. First we talk about the nervous coordination. Nervous coordination जो है it is brought about by nervous system. तो ये आपका बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है जिसमें आपके पास ब्रेन, स्पाइनल कोड और आपका नर्व्स का जो नेटवर्क है वो मिला दें तो ये आपका नर्वस सिस्टम बनता है। तो नर्वस सिस्टम जो है वो आपकी नर्वस कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करेगा। सेकंड इज़ द एंडोक्राइन सिस्टम या केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है इट इज़ ब्रॉट अबाउट बाय एंडोक्राइन सिस्टम। इससे जो है वो आपका एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल करता है। आपकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ ग्लैंड्स होते हैं जो आपकी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स पर प्रेजेंट है। आपके ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है, आपकी नेक रीजन में जो है वो थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है, आपके मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, आपके जो अब्डोमिन चेस्ट कैविटी है वहाँ पे आपके पास पेनक्रियाज है, गाल ब्लैडर है। तो ये दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स दैट control the chemical coordination that perform the chemical coordination. Animals have both the nervous and the chemical coordination system in their bodies, while plant and other organisms have only chemical coordination. अब उन्होंने कहा कि आपके पास जो एनिमल्स प्रेजेंट हैं वो उनके अंदर दोनों तरह की कोऑर्डिनेशन सिस्टम पाया जाता है। नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम भी प्रेजेंट होता है और केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। लेकिन प्लांट्स के अंदर जो है वो सिर्फ आपके पास केमिकल कोऑर्डिनेशन पाया जाता है। कोऑर्डिनेशन ऑल्सो टेक प्लेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वन सेल पे कंसिस्ट करने वाले ऑर्गेनिज्म को आप यूनिसेलुलर कहते हैं। उन ऑर्गेनिज्म के अंदर भी कोऑर्डिनेशन होती है। द रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज ब्रॉट अबाउट थ्रू देयर केमिकल। और ये जो है वो अपनी इन्वायरमेंट के अंदर होने वाले चेंज को, जिसे आप स्टिमुलाई बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स या रद्द-ए-अमल शो करते हैं थ्रू दी केमिकल्स। अब हम देखेंगे क्या ये जो कोऑर्डिनेशन है, जो हमने बात की कि दो तरह की कोऑर्डिनेशन है, फर्स्ट नर्वस एंड सेकंड केमिकल। तो ये कोऑर्डिनेटेड जो एक्शन है वो कितने स्टेप में कंप्लीट होता है। तो अगर हम बात करें तो इसके मेन 5 कंपोनेंट होते हैं। इसका फर्स्ट कंपोनेंट आपके पास स्टिमुलस है। स्टिमुलस हम कहते हैं कोई भी ऐसी चेंज जो आपके इन्वायरमेंट में हो और उसकी वजह से आप जो है किसी भी किस्म का रद्द अमल शो करें। अब स्टिमुलस को रिसीव करने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं जो उसे डिटेक्ट करते हैं उन्हें आप रिसेप्टर्स बोलते हैं। जैसे कि अगर आप कोई चीज़ देखते हैं तो आपकी आंखें उस चीज़ को देख रही हैं, तो आइज़ आपकी क्या हुई, रिसेप्टर हुई। जो चीज़ आपने देखी, जैसे कि आपके सामने एक वॉल है और आपने वो दीवार देखी है, तो वॉल आपका स्टिमुलस है और जिस चीज़ से आप उसे देख रहे हैं वो आपका रिसेप्टर है। अब रिसेप्टर क्या करेगा, इसे कोऑर्डिनेटर के पास भेजेगा ताकि आप इस पे काम कर सकें। अब रिसेप्टर क्या करेगा, नर्व्स के थ्रू आपकी उस इमेज को भेज देगा आपके दिमाग तक, क्योंकि आपका जो कोऑर्डिनेटर है, क्योंकि नर्वस कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें तो उसके अंदर आपका जो कोऑर्डिनेटर है वो आपका ब्रेन और स्पाइनल कोड है। अब आपका मैसेज चला गया कोऑर्डिनेटर के पास, कोऑर्डिनेटर उस पर काम करेगा। काम करने के बाद वो दोबारा आपकी इफ़ेक्टर तक रिस्पॉन्स को भेज देगा। अब इफ़ेक्टर क्या है, इफ़ेक्टर वो ऑर्गन है जिसने रिस्पॉन्स को शो करना है और उसके नतीजे में जो चीज़ आप रद्द-ए-अमल शो करेंगे, वो जो रिस्पॉन्स आप शो करेंगे वो आपका जो है वो रिस्पॉन्स होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने वॉल देखी और वॉल के ऊपर आप इंसेक्ट देख रहे हैं, ठीक है, वॉल आपका स्टिमुलस था, इंसेक्ट आपका स्टिमुलस हो गया, आपकी आइज़ ने देखा, वो आपका रिसेप्टर हो गया। आइज़ ने इस मैसेज को दिमाग तक भेजा, दिमाग आपका कोऑर्डिनेटर हो गया। अब कोऑर्डिनेटर दोबारा आपकी आइज़ को मैसेज भेज रहे हैं, या आपके हाथ, अगर आपने उस इंसेक्ट को मारना है तो आपके हाथ तक आएगा, ठीक है। इफ़ेक्टर हो गया आपका हैंड, आपने उसको उस इंसेक्ट को किल कर दिया, वो आपका क्या हो गया, रिस्पॉन्स। तो जो कोऑर्डिनेटेड एक्शन होता है वो 5 कंपोनेंट पे कंसिस्ट करता है। फर्स्ट स्टिमुलस है, सेकंड रिसेप्टर है, थर्ड कोऑर्डिनेटर है, फोर्थ आपके पास इफेक्टर है और फिफ्थ आपके पास रिस्पॉन्स है। अब इन 5 कंपोनेंट को हम डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। फर्स्ट आपके पास स्टिमुलाई, सिंगल को हम स्टिमुलाई भी कहते हैं।
What happens when we touch a snail? We might have seen the flower of sunflower plant moving towards the sun. What could be the reason of all this? Touch, light, etc. are the factors that can bring about certain responses in living organisms. These factors are called stimuli. We can define a stimulus as any change in environment that is external and internal which can provoke a response in organism. More examples of stimuli are heat, cold, pressure, sound waves, presence of chemical, microbial infection, etc. अब इस पैराग्राफ में हमने बात की दो चीज़ों की कि अगर आप स्नेल को टच करें तो स्नेल जो है वो अपने शेल के अंदर चला जाता है। तो उसको टच करना, आपने उसको टच किया, टच करना आपका उसके लिए क्या था, एक ऐसा फैक्टर था जिसने उसकी बॉडी में चेंज ले आया, जिसकी वजह से उसने अपने आप को कवर कर लिया। इसी तरह आपके पास एक सनफ्लावर प्रेजेंट है। आप देखते हैं कि सुबह के वक्त वो जो है वो सूरज जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, उनके फेसेस जो सनफ्लावर के जो फेसेस हैं वो उसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब है कि सनलाइट जो है वो फैक्टर है जो उस प्लांट के अंदर या उस फ्लावर के अंदर रिस्पॉन्स को क्रिएट करती है। तो ऐसे तमाम फैक्टर जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की एनवायरनमेंट में चेंज ले आते हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट उसकी इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, और किसी भी रिस्पॉन्स को प्रोवोक करते हैं, उसके नतीजे में आप कोई भी रद्द अमल शो करते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, स्टिमुलस कहलाता है। और स्टिमुलस की एग्जांपल आपके पास क्या है, हीट, कोल्ड, प्रेशर, साउंड वेव्स, प्रेजेंस ऑफ केमिकल, माइक्रोबियल इन्फेक्शन एक्सेट्रा। सेकेंड हम बात करेंगे आपके पास रिसेप्टर्स की। रिसेप्टर हमने स्टार्ट में बात की कि वो ऑर्गन है जो स्टिमुलस को या स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। तो स्टिमुलाई आर डिटेक्टेड बाय स्पेशल ऑर्गन एंड टिश्यूज और सेल ऑफ द बॉडी, एंड दीज स्पेशल ऑर्गन, टिश्यूज और सेल ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड रिसेप्टर। फॉर एग्जाम्पल, साउंड वेव्स आर डिटेक्टेड बाय ईयर्स। आप आवाज़, कोई भी आवाज़ आप सुनते हैं तो वो आवाज़ आप अपने कानों के थ्रू सुनते हैं, तो कान आपके क्या होंगे, रिसेप्टर होंगे जो किस चीज़ को डिटेक्ट कर रहे हैं, साउंड वेव्स को। इसी तरह लाइट इज़ डिटेक्टेड बाय आइज़। आपकी आइज़ जो है आपको बताती हैं कि अंधेरा है या उजाला है, या सुबह का टाइम है या रात का टाइम है। तो लाइट आप किससे डिटेक्ट कर रहे हो, अपनी आइज़ से, तो आपकी आइज़ क्या होंगी, आपके लिए रिसेप्टर होंगी। केमिकल्स इन एयर आर डिटेक्टेड बाय नोज। इसी तरह अगर आपकी हवा के अंदर डिफरेंट टाइप की स्मेल होगी या स्मोक होगा, तो आप उसको किससे डिटेक्ट करते हैं, अपने नोज़ के थ्रू। तो नोज़ आपका क्या होगा, रिसेप्टर होगा। द ऑर्गन्स, टिश्यूज एंड द सेल विच आर स्पेसिफिकली बिल्ट टू डिटेक्ट पार्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलाई आर कॉल्ड रिसेप्टर। तो ऐसे ऑर्गन जो एक ख़ास तौर पर किसी भी स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं, बिल्ड किए जाते हैं, उन तमाम ऑर्गन्स को, टिश्यूज़ को या सेल को आप रिसेप्टर्स कहते हैं। तो अभी आपने दो कंपोनेंट डिस्कस किए, पहला था स्टिमुलाई, सेकेंड था रिसेप्टर। अब हम बात करेंगे थर्ड कंपोनेंट ऑफ दी कोऑर्डिनेशन, जिसे आप कहते हैं कोऑर्डिनेटर्स। These are the organs that receive information from receptor and send messages to particular organ for proper action. अब ये जो कोऑर्डिनेटर हैं ये भी ऑर्गन्स हैं जिन्होंने क्या करना है, आपके रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को लेना है और उस रिसेप्टर को आपके एक प्रॉपर ऑर्गन तक भेजना है जो कि उसके ऊपर प्रॉपरली काम करेगा। इन नर्वस कोऑर्डिनेशन, अगर आप नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करें तो आपके पास ब्रेन और स्पाइनल कोड जो है वो आपके कोऑर्डिनेटर हैं। दे रिसीव इंफॉर्मेशन इन एंड सेंड मैसेजेस थ्रू नर्वस न्यूरॉन्स इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सेस। अब ये क्या करते हैं कि ये आपके रिसेप्टर से न्यूरॉन के थ्रू या नर्व इम्पल्सेस के थ्रू मैसेज को लेते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं और दोबारा आपके इफेक्टर तक भेज देते हैं। ऑन द अदर हैंड इन केमिकल कोऑर्डिनेशन, लेकिन केमिकल कोऑर्डिनेशन में वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्ले द रोल ऑफ कोऑर्डिनेटर। तो मुख्तलिफ जो ग्लैंड्स हैं वो कोऑर्डिनेटर का काम करते हैं। दे रिसीव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वेरियस केमिकल्स एंड सेंड मैसेजेस बाय सिक्रीटिंग पार्टिकुलर हार्मोन्स इन ब्लड। तो नेक्स्ट जो आपका कंपोनेंट है, दैट इज़ द फोर्थ कंपोनेंट ऑफ द कोऑर्डिनेटेड एक्शन, इट इज़ इफेक्टर। दीज आर द पार्ट
पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच रिसीव मैसेजेस फ्रॉम कोऑर्डिनेटर, इन्होंने कोऑर्डिनेटर से इंफॉर्मेशन को रिसीव करना है एंड प्रोड्यूस पार्टिकुलर रिस्पांस, और उसके अकॉर्डिंगली रद्द अमल को शो करना है. इन नर्वस कोऑर्डिनेशन न्यूरॉन कैरी मैसेजेस फ्रॉम कोऑर्डिनेटर दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू मसल्स and glands which act an effector. In chemical coordination, particular hormones carry messages from coordinator endocrine gland to particular target tissues which act as effector. For some hormone, nephron act as effectors. Similarly, bones and liver act as effector for many हार्मोन्स. अब उन्होंने कहा कि बाज़ केसेस में आपके पास नेफ्रॉन जो हैं वो इफेक्टर्स का काम करते हैं और बाज़ केसेस में बोन्स एंड लीवर भी इफेक्टर का काम करते हैं कि मुख्तलिफ केमिकल जो हैं इनके ऊपर जब हार्मोन्स आते हैं ये उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स शो करते हैं. नेक्स्ट इज़ द last component of the coordinated action, that is response. On receiving the messages from the coordinator, जब आपके इफेक्टर जो है वो कोऑर्डिनेटर से मैसेजेस को रिसीव कर लेते हैं, इफेक्टर परफॉर्म एक्शन, उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे, रद्द अमल शो करोगे, और वो एक्शन आपका क्या कहलाएगा, रिस्पॉन्स कहलाएगा. फॉर एग्जांपल, pulling our hand away from something very hot and the movement of the flower of sunflower towards light are responses. For example, अगर आपने किसी गर्म चीज़ को टच किया था तो आप फौरी हाथ को हटा लेंगे. आपका हाथ का जो हटाना है वो आपका रद्द अमल है. इसी तरह सूरजमुखी के फूलों का सूरज की डायरेक्शन में मूव करना जो है वो उसका क्या है, रिस्पॉन्स है. Usually, nervous coordination produce immediate and short-living responses, while chemical coordination produce slow but long-lasting responses. अब उन्होंने कहा जो इस nervous coordination होता है, जो ये रिस्पॉन्स शो करता है, वो क्या होता है, इमीडिएट होता है, फौरी तौर पे होता है, और शॉर्ट लिविंग होता है, मतलब इसका असर आपकी बॉडी पे कम होता है. लेकिन जो एंडोक्राइन सिस्टम के नतीजे में या केमिकल कोऑर्डिनेशन के नतीजे में जो रिस्पॉन्स शो किया जाता है वो स्लो होता है और वेरी लॉन्ग लास्टिंग होता है, ज़्यादा टाइम के लिए आपकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट करता है. अब आपके सामने दो डायग्राम्स हैं जिसमें आपके पास एक डायग्राम में हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन को डिस्कस किया और सेकेंड में आपके पास जो है वो सेकंड में आपके पास क्या है, केमिकल कोऑर्डिनेशन है. फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे नर्वस. आपके पास देखने स्टिमुलस है. स्टिमुलस आपके पास लाइट, हीट, टेम्परेचर, प्रेशर, साउंड वेव्स, कुछ भी हो सकता है. अब ये कौन डिटेक्ट करें आपकी बॉडी के अंदर, सेंस ऑर्गन, जिसे आप रिसेप्टर्स बोलते हैं. रिसेप्टर्स जो है न्यूरॉन के थ्रू जो है इसको मैसेज को भेज रहे हैं आपके कोऑर्डिनेटर पे. कोऑर्डिनेटर आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है. अब ये जो मैसेज जा रहा है ये नर्व इम्पल्स की फॉर्म में जा रहा है. अब कोऑर्डिनेटर इसके ऊपर काम करेगा, सोचेगा, उसके अकॉर्डिंगली फिर वो दोबारा न्यूरॉन को मैसेज नर्व इम्पल्स की फॉर्म में भेज देगा इफेक्टर तक. इफेक्टर वो ऑर्गन हुए जिसने कोऑर्डिनेटर से मैसेज को रिसीव किया, और उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे, एक्शन शो करेंगे, और उस एक्शन को आप रिस्पॉन्स कहेंगे. इसी तरह आपके पास सेकेंड में केमिकल कोऑर्डिनेशन है. स्टिमुलस बॉडी पार्ट्स ने रिसीव किया, रिसेप्टर्स ने. अब ये ब्लड के थ्रू या डिफरेंट केमिकल के थ्रू आपके एंडोक्राइन ग्लैंड पे गया. एंडोक्राइन ग्लैंड ने उसके अकॉर्डिंगली हार्मोन सिक्रीट किए. हार्मोन ब्लड में शामिल हुए और आपके इफेक्टर पे आ गए. इफेक्टर्स ने उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स शो किया. तो ये आपका क्या था, केमिकल कोऑर्डिनेशन था. तो इस टॉपिक के अंदर आपने बेसिकली स्टडी किया टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, जो कि 2 थी. उसके बाद आपने कोऑर्डिनेटेड एक्शन के बारे में डिस्कस किया जिसमें हमने 5 कंपोनेंट पढ़े, स्टिमुलस, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर एंड रिस्पॉन्स. और इनके अंदर हमने 2 बेसिक जो थी वो कोऑर्डिनेशन पढ़े, नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन. और मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा. शुक्रिया.